हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मान्या। आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटेरियन करंट अफेयर्स का आगे का पार्ट। कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला पेज कंप्लीट कर लिया था। दिस इज़ माय सेकंड पेज और हम यहाँ पहुँचे थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपिक्स को मंजूरी दी है। लुपिक्स भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। प्रमुख बिंदु पॉइंट 1, यह मिशन मुख्यतः चंद्रमा के संसाधनों, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी की खोज पर केंद्रित करेगा। पॉइंट नंबर 2, लुपिक्स को चंद्रमा की सतह पर 100 दिनों तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नंबर 3, यह ड्रिलिंग और साइट पर प्रयोगों के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके उन क्षेत्रों का पता लगाए जो स्थायी रूप से छायादार स्थान हैं, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। लुपिक्स की जानकारी भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले मिशनों की योजना बनाने में मदद करेगी, जिसमें वे मिशन भी शामिल हैं जो चंद्रमा के नमूने वापस धरती पर जा सकते हैं। यह मिशन चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, जो कि है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चीतों का दूसरा निवास। कूनो नेशनल पार्क में 1 साल से ज़्यादा समय तक कैद में रहने के बाद जो 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते अग्री और वायु को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। गांधी सागर कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा स्थल बन जाएगा। प्रोजेक्ट चीता। पॉइंट नंबर 1, प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य देश में 1992 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना है। इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नया पॉइंट है ये, रतन टाटा। 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और दयालुता के प्रतीक रतन टाटा का निधन हुआ। व्यक्तिगत जीवन। पॉइंट नंबर 1, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी ज़ोरास्ट्रियन परिवार में हुआ था। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिसमें 2021 में असम वैभव, 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म विभूषण शामिल हैं। उपलब्धियां। पॉइंट नंबर 1 है, वर्ष 1991 में जे.आर.डी. टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने और ये 1991 से 2012 तक इसके अध्यक्ष बने रहे। रतन टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े समर्थक हैं और उन्हें अपने 65% से अधिक शेयर दान दिए हैं। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो एक कम लागत वाली कार थी जिसका उद्देश्य भारतीय जनता को किफ़ायती परिवहन उपलब्ध कराना था। उन्होंने महत्वपूर्ण संगठनात्मक सुधार लागू किए, जैसे सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, युवा प्रतिभाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं में बढ़ावा देना। वर्ष 2008 में फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। जनवरी 2022 में टाटा समूह द्वारा सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया गया। हम पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक को, जो कि है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
हाल ही में आयोजित इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है। प्रमुख बिंदु। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर दुनिया का 80% इथेनॉल उत्पादित करते हैं। यूएसए मुख्य रूप से मक्का और ब्राज़ील गन्ने से इथेनॉल उत्पादित करता है। भारत सरकार ने 2025 से 26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। बाज़ार में E20 पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल होता है और E100 ईंधन जिसमें 93 to 93.5% इथेनॉल पेश किए गए हैं। इथेनॉल जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, उत्पादन गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि भारत के नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आर्थिक लचीलापन लाने के लक्ष्य के अनुरूप है। नया टॉपिक है बिहार में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का आदेश। हाल ही में बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है। प्रमुख बिंदु। पॉइंट नंबर 1, यह अभियान सबसे अधिक प्रभावित जिले वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में चलाया जाएगा। इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सुअरों की संख्या करीब 67,000 है। नीलगाय और जंगली सुअरों से फसल को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा देता है। बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअरों की वजह से फसलें नष्ट हो रही हैं। नोट: हाल ही में जिम्बाब्वे देश के ने भी सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है। दिस इज न्यू टॉपिक चंद्रयान 4 मिशन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 के सफलता के बाद चंद्रमा के लिए चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आने और नमूने लाने की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। प्रमुख बिंदु। पॉइंट नंबर 1, चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और पृथ्वी पर वापस लौटना है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत किया है। लौटाए गए नमूनों का विश्लेषण चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ दोनों के आंतरिक भाग को समझने के लिए बेहद उपयोगी है। एक मैन मिशन टू मून अंततः भारतीय अंतरिक्ष यान के चंद्रमा पर उतरने वाले वर्ष 2040 तक नियोजित और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा। चंद्रयान 4 के अलावा इसरो को शुक्र ग्रह के रिसर्च के लिए भी मंजूरी मिली है। वीनस ऑर्बिटर मिशन BOM। नया टॉपिक है 23वें विधि आयोग का गठन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। विधि आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए की जाती है। प्रमुख बिंदु हैं। पॉइंट नंबर 1,
विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सशक्त लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। मार्च 2024 में विधि आयोग के तत्कालिक अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। दिस इज न्यू टॉपिक। त्रिपुरा में शांति समझौता। हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ मिलकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के साथ महत्वपूर्ण शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुख्य प्रावधान NLFT और ATTF ने हिंसा का रास्ता छोड़ने, अपने सभी हथियार और गोला बारूद त्यागने तथा अपने सशस्त्र संगठनों को भंग करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। सरकार ने उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जहां दोनों उग्रवादी समूह निष्क्रिय थे। NLFT और ATTF ने राज्य में 35 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करके त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। न्यू टॉपिक। डेंगू के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन। ICMR और पैनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के साथ भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण रोहतक में शुरू किया है। प्रमुख बिंदु। यह परीक्षण 18 राज्यों और केंद्र शासित देशों में 19 स्थानों पर किया जाएगा। पैनेसिया की वैक्सीन में डेंगू के 4 सीरोटाइप के जीवित कमजोर संस्करणों का इस्तेमाल किया गया है। एक प्रभावी टीका विकसित करना जटिल है क्योंकि इसे सभी 4 डेंगू वायरस सीरोटाइपों DEN-V1, DEN-V2, DEN-V3 और DEN-V4 में अच्छी प्रभावकारी हासिल करनी होगी। डेंगू बुखार। पॉइंट नंबर 1। डेंगू, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ये एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छरों से लोगों में फैलता है। डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले में वर्ष में 2024 में 7.6 मिलियन हो गया है। भारत में 75 से 80% मामलों में लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। वाप संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधित करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान। विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रावधान सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया है।
विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक़ाफ़ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक़ाफ़ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक़ाफ़ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा, राज्य सरकार की रिपोर्ट सौंपेगा। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक़ाफ़ बोर्ड को यह सोचने और जांचने को निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक़ाफ़ है या नहीं। पहले वक़ाफ़ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक़ाफ़ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने ज़रूरी नहीं हैं। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। वक़ाफ़ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों में कम से कम 1 सदस्य होना चाहिए। इसमें बोहरा, आगा खानी समुदायों में से एक सदस्य होना चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक़ाफ़ है। विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित संबंधों के नियम बनाने का अधिकार देता है, जैसे नंबर 1 पंजीकरण, नंबर 2 वक़ाफ़ के खातों का प्रकाशन और नंबर 3 है वक़ाफ़ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। ये है पहला पेज जो आज हमने कवर किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। और ये है सेकंड पेज जो हमने कवर किया है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी पढ़ सकते हैं और हमारी ऑडियो तो आप सुन ही सकते हैं। विधेयक केंद्र सरकार को कैग या किसी नामित अधिकारी से वक़ाफ़ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। नोट नंबर 1, वक़ाफ़ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और ये आप अच्छे से पढ़िए। ये है IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। भारतीय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और आइए पढ़ते हैं आगे। भारतीय न्याय संहिता VNS, भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई।
आईपीसी 1860 में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जिसे बीएनएस 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में समायोजित किया गया। विषय आईपीसी और बीएनएस धाराएं लिखी हुई हैं इसमें। तो हत्या के लिए आईपीसी में धारा 300 और बीएनएस में धारा 101 है। हत्या के लिए सज़ा में आईपीसी धारा 302 है, जबकि बीएनएस में धारा 103। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सज़ा आईपीसी में 303 है और बीएनएस में धारा 104 है। बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 375 और बीएनएस में धारा 63 है। बलात्कार के लिए सज़ा धारा 376 आईपीसी में है और बीएनएस में धारा 64। दहेज हत्या धारा 304 बी आईपीसी में है और बीएनएस में 80 है। मानव तस्करी आईपीसी धारा 370 और बीएनएस धारा 143। चोरी के लिए सजा धारा 389 आईपीसी में और बीएनएस में धारा 303(2) में है। ठीक है, तो नए प्रावधानों को जोड़ना। नंबर 1 धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। धारा 69 छलपूर्ण तरीके आदि का प्रयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 95 किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना और उसे शामिल करना। नंबर 4 धारा 111 संगठित अपराधों और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध। नंबर 5 है धारा 113 आतंकवादी कृत्य। नंबर 6 धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। नंबर 4 है धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। नंबर 8 है धारा 304 छीनना या स्नैचिंग इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये है। और प्रमुख विलोकन अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 व्यभिचारी और ठग आदि। तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल से और आगे का कंटिन्यू करते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।